नमस्कार दोस्तों, आरएस इंटरव्यू सीरीज में जीएसआई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा पूर्व वीडियो था उसके अंदर हमने यह समझने का प्रयास किया था कि आरएस साक्षात्कार के लिए हमारा रेंज, हमारी तैयारी का कवरेज और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वह किस प्रकार से होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हुए आरएस इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज, जिस क्वेश्चन से हमारे को जो हमारी पर्सनालिटी है उसको असेस किया जाता है, उन प्रश्नों की प्रकृति का गौर करेंगे और हमारे उत्तरों का रेंज और कवरेज हम किस प्रकार से और किन पहलुओं को समाहित करते हुए हमें उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन खास बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा और वह यह है कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आप गैर ज़रूरी बातों में ना फंसें। आप बहुत ही छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गौर ना करें। मसलन आपका हैंड मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट और आपका इंटरव्यू रूम के अंदर किस प्रकार से एंटर होना है, किस प्रकार से एग्जिट होना है, कैसे बैठना है, कैसे विश करना है, यह जो जनरल एटिकेट्स की बात है, इसके ऊपर अभ्यर्थी बहुत अधिक परेशान रहते हैं और इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे देते हैं कि अपने डेप्थ, अपने आइडियाज़, अपनी क्लैरिटी और अपने जो नॉलेज बेस है उसको वो बहुत अधिक क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर बहुत अधिक जोर देने के कारण। इसलिए जो जितना ज़रूरी है उसको उतना ही महत्व दीजिए और किसी ट्रैप में फंसने की गुजारिश ना करें, ट्रैप में ना फंसें। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। 25 जुलाई 2011 को जब मेरा आरएस का इंटरव्यू था तो मुझे किसी अनुभवी विशेषज्ञ ने यह सुझाव दे दिया कि जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर करें तब अपना विश करें, लेकिन साथ ही जब आप इंटरव्यू रूम के बाहर आएँ तो बाहर जब आते हैं तो हम दरवाजे को हल्के से खोलते हैं और खोल करके जब हम बाहर निकलते हैं तो उस वक्त भी आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे मोड़ के यूं सर ऐसे करके हल्का सा जुम्बिश देते हुए विश करते हुए निकलिए। तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं उस समय भी मेरे मस्तिष्क में यह विचार चल रहा है कि मुझे वापस जाते समय भी विश करना है। मैंने उस बात पर अत्यधिक गौर किया और लगभग थोड़ा सा यह भी समझ लिया कि अगर मैं विश ना कर पाऊं तो क्या पता मेरे नंबर कट जाएंगे। तो यह 2011 के मेरे जो आरएस का इंटरव्यू था उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो कई बार इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि उन चीज़ों को हम गांठ बांध लेते हैं, उनके प्रति बहुत ही आग्रही हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन आपको बहुत अधिक जोर नहीं देना है, इनके बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं होना है। हमें हमारे क्वेश्चन आंसर और हमारे आंसर के अंदर जो क्लैरिटी है, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हमारी डेप्थ ऑफ आइडिया, उनके ऊपर हमें ज़्यादा गौर करना है, जिनसे हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यूपीएससी और आरपीएससी अपने नोटिफिकेशन के अंदर इंटरव्यू के जो कॉलम है उसके अंदर क्या लिखता है, किस प्रकार की क्वालिटीज यूपीएससी जज करना चाहता है, उनके ऊपर हम गौर करते हैं। देखिए, यूपीएससी जो है वह साफ साफ लिखता है कि क्वेश्चन ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी इंटरव्यू के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वह जनरल इंटरेस्ट, सामान्य ज्ञान से, सामान्य रुचि से संबंधित होंगे। फिर वह लिखता है कि नोट आल्सो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, केवल इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ही नहीं बल्कि आपके सोशल ट्रेड्स को भी जांचा जाएगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपको नोट डाउन करवा देना चाहता हूँ, जो यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन के अंदर लिखता है, जो बार बार हम आपको बताते हैं कि द इंटरव्यू टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी ए टेस्ट आइदर ऑफ द स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट विच हैज बीन टेस्टेड थ्रू देयर रिटन पेपर्स। साफ साफ यूपीएससी लिखता है कि आपका जो इंटरव्यू है वह कोई स्पेशलाइज्ड या जनरल नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, जो कि रिटन पेपर्स में आपका अच्छे से चेक कर लिया गया है। तो यह बिल्कुल साफ बात है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो इसका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बात आपकी रिटन एग्जाम में चेक कर ली गई है। देखिए, बहुत टफ प्रीलिम्स है, बहुत टफ मेंस है, वह देकर के आप आ रहे हैं तो इतनी उम्मीद आपसे की जाती है कि आप सामान्य विषयों के बारे में सामान्य ज्ञान अवश्य रखते हैं। अब आपकी जो जांच करनी है वह है आपका आने वाला जो जॉब है उसकी सुटेबिलिटी की जांच करनी है, उसके प्रति आप उपयुक्त है या नहीं है, उन चुनौतियों का आप सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसकी जांच करने के लिए आपके जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है
या जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको जांचा नहीं जाएगा। अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाता है और आप जवाब नहीं देते हैं तो इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, यह तय बात है, बिल्कुल ये तय बात है। फिर यूपीएससी लिखता है कि कुछ क्वालिटीज हैं जो आपकी जज की जाएंगी, द क्वालिटीज टू बी जज्ड। कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में वो लिखता है, उनके एक एक लाइन में हम बात करते हैं कि सबसे पहले वो लिखता है कि मेंटल अलर्टनेस। देखिए मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। ये मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी, उसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा आपको सचेत करने के लिए। मेरा एक इंटरव्यू था यूपीएससी का, आईएएस का, उसमें सुजाता मेहता मैडम के बोर्ड में था, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। उस इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू पैनल के एक मेंबर ने मुझसे पूछा, इतिहास मेरा ऑप्शनल होने के नाते, कि लाल बाल पाल क्या हैं। मैंने जहाँ लाला लाजपत राय होते हैं वहाँ नाम ले दिया लाल बहादुर शास्त्री। मेंबर ने फिर से पूछा, मैंने फिर से वही जवाब दिया। शाम को जब मेरे एक मित्र ने मुझसे इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या क्या आपसे पूछा, तब जाकर के मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय की अपेक्षा लाल बहादुर शास्त्री बता दिया है। तो यह आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेंटल अलर्टनेस दिखाता है। उस मेंबर ने मेरे से 2 बार पूछा और जब दोबारा पूछा तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक वे में वो मुस्कुरा रहे थे। साधारण सा उनका यह तात्पर्य था कि आपको कम से कम इतना अलर्ट तो होना ही चाहिए। दूसरा यूपीएससी आपका लिखता है द क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। देखिए इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपको अगर आता है तो आप बताइए, नहीं आता है तो मुस्कुराहट के साथ आप ना कह दीजिए। देखिए अगर आपको आता है तो आंसर विद ए स्माइल, और अगर नहीं आता है तो सॉरी विद ए वाइडर स्माइल। ठीक है, अगर आता है तो बोलिए कि सर सो एंड सो, और नहीं आता है तो सर सॉरी सर। तो विद ए वाइडर स्माइल, बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा द बैलेंस ऑफ जजमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ जजमेंट की डे टू डे लाइफ में जिस जॉब में आप जा रहे हैं बहुत अधिक जरूरत है, तो चेक करना तो बनता है। इंटरव्यू बोर्ड की ड्यूटी है कि आपके बैलेंस ऑफ जजमेंट को चेक करें। द एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, आप एक लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे, लीडर की भूमिका में रहेंगे, तो यह भी चेक करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल मोरल इंटेग्रिटी, अगर आपकी बेईमानी को पकड़ लिया जाता है, अगर इंटरव्यू बोर्ड को यह पता लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए कि आपको धक्के देकर बाहर नहीं निकाला जाएगा, बाकी इंटरव्यू बोर्ड जो कुछ कर सकता है वो डेफिनेटली करेगा। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना है, बातों को जाल नहीं बुनना है, फैब्रिकेटेड नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी स्थिति के अंदर। बहुत ही क्लियर कट और सच सच बोलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आरपीएससी क्या लिखता है। देखिए आरपीएससी कुछ खास वर्ड ही अपने नोटिफिकेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए लिखता है। वह लिखता है करेक्टर पर्सनालिटी, हमें क्या चाहिए, कौन सी चीजें हमें चाहिए। तो कह रहा है कि करेक्टर और पर्सनालिटी आपकी चेक की जाएगी। अब करेक्टर और पर्सनालिटी के अंदर तो सारी चीजें आ गई, उसके अंदर आपकी इंटेग्रिटी भी चेक की जाएगी, उसके अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चेक किए जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, नॉलेज भी इसका एक पार्ट है, आपका नॉलेज भी चेक किया जाएगा, इसका एक पार्ट है। ठीक है, फिर एड्रेस, आरपीएससी एक वर्ड और लिखता है कि आपका एड्रेस चेक किया जाएगा। उसका क्या मतलब है? एड्रेस का मतलब है द वे ऑफ टॉकिंग, द वे इन विच यू पुट योर वर्ड्स बिफोर द बोर्ड। ठीक है, दैट्स क्रिटिकल। यह आपका चेक किया जाएगा कि किस वे में आप अपने आइडियाज को बोर्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो यह एड्रेस आपका चेक किया जाएगा। फिजिक, यह भी एक वर्ड लिखता है आरपीएससी कि फिजिक चेक किया जाएगा। फिजिक का मतलब आपका यूं नहीं कि आपके 6 पैक एप्स चेक की जाएंगे आपका शर्ट वर्ट खुलवा करके। चेक करने वाली चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका हैंड मूवमेंट। ठीक है, आप किस प्रकार से अपना बॉडी को संयत करके बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। आपका चलना और आपका एंटर करना, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। और चेक करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को संयमित रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, क्या आप में आत्मविश्वास है, क्या आप कठिन परिस्थिति के अंदर भी संयत रहते हैं या नहीं रहते, उसका मतलब यही है। फिर है नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। देखिए नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर चेक करने का मतलब यही है कि राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के अंदर ही नौकरी करनी है, राजस्थान के अंदर अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो कम से कम इतनी उम्मीद आपसे जरूर की जाती है कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसको आप जानें, ताकि कार्य क्षेत्र के अंदर आप सुविधाजनक रूप से कार्य कर सकें। फिर हम बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, उनके बारे में कुछ खास बातों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं
सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉक इंटरव्यूज के अंदर एक प्रचलित धारणा सी है कि आप मॉक इंटरव्यू चाहे आप यूपीएससी के दे रहे हैं तो या आरपीएससी के दे रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यूज के जो पैनल हैं उनका एक सामान्य रवैया रहता है कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसको ग्रिल करते हैं, फंसाते हैं, कठिन कठिन सवाल पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरा तो मॉक इंटरव्यू बहुत ही खराब गया है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, और वे इसलिए बता दूं कि 2013 से लेकर 18 तक 5 मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, एक 2008 के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का दिया और 5 आईएएस के, 3 इंटरव्यू यहाँ उसमें आरपीएससी में दिए, जूनियर लेक्चर और आरएस के। तो ये 9 इंटरव्यू देने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, नगण्य होता है। 99% आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जो आप जवाब बता रहे हैं उसी को वो मान करके, उसी को सत्य मान करके उसी से आपका मूल्यांकन कर ले रहे हैं। तो दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन जो जिस प्रकार से आपके दोस्त लोग भी कई बार एक बिल्कुल संगठित रूप से लोभी बना करके तंग करने के उद्देश्य से या फिर बहुत अच्छी तैयारी कराने के उद्देश्य से भी कि यार इसको तो पूरा पका देते हैं तैयारी करा करके, तो इससे खूब काउंटर क्वेश्चन पूछो, खूब काउंटर क्वेश्चन। अब काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल अगर यहाँ पूछे जाते हैं तो उसका ये उद्देश्य मान के चलिए और ये आप उसका टेंडेंसी लेकर के चलिए कि मुझे टफ होना है इसके बारे में। अगर वो काउंटर क्वेश्चन या मॉक इंटरव्यू पूछ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस प्रकार से कोई पीयर ग्रुप आपका है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन और काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मुझे इससे कुछ टफनेस मिलेगी, मैं इसके लिए अपनी जो इंटरव्यू की परिस्थिति है, वास्तविक परिस्थिति, उसके लिए तैयार हो पाऊंगा। बल्कि काउंटर क्वेश्चन और क्रॉस एग्जामिनेशन इंटरव्यू के रियल इंटरव्यू में आपके नहीं होगा, यह है लगभग आपका 99% तय है। फिर है कि परेशान करने के लिए कोई आप नहीं पूछता, आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है उनसे। इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कोर्डियल होता है, बहुत ही कोर्डियल होता है, जितना आप मान के चलते हैं उससे अधिक कोर्डियल मिलेगा आपको, बिल्कुल एकदम पेरेंट्स के जैसे। आराम से आपसे पूछेंगे, खूब आराम से, और आराम से आपको जवाब देना है। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालना है, परेशान करना कतई नहीं है। उनका उद्देश्य सिलेक्शन करना है। रिजेक्शन वाला दौर गुजर चुका, प्रीलिम्स मेंस रिजेक्शन वाले दौर गए, अब आपका दौर है सिलेक्शन वाला। तो सिलेक्शन के लिए उनको आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको देखना है, उनको जांचना है और बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव करना है। तो बोर्ड को ये बताना है कि मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, यह जो कन्वर्जेशन है वह ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पजीव होता है। आपको जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आपकी क्वालिटीज, किस प्रकार की क्वालिटीज आपकी जांच करनी है, उस प्रश्न का यह उद्देश्य है कि अगर आप इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस प्रकार की है। तो रैंडम कन्वर्जेशन नहीं होता है, उद्देश्यात्मक बातचीत होती है। फिर आप देखिए कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन से, किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हमने जो अब तक जितने भी अनुभव लिए हैं या अनुभव देखे हैं, बातचीत की है लोगों से, उनके आधार पर जो हजारों क्वेश्चंस का एक बैंक हम बनाए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस लगभग आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस, मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस में कैसे क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस की हम बात करें तो मैं याद करूं 2015 का इंटरव्यू, अलका शिरोही यूपीएससी के अंदर, अलका शिरोही मैम जो बाद में चेयरमैन भी बनी, उस वक्त वो मेंबर थी 2015 में। तो अलका शिरोही मैडम ने मुझसे पूछा कि राम सर क्या है। मैंने बता दिया कि मैम वेटलैंड कन्वेंशन से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है राम सर। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि राम सर कहाँ है। मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आया कि राम सर कहाँ है। मैं मान सकता हूँ कि राम सर कहाँ है यह पूछा जाना फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन मेरे से एक बार 2008 के इंटरव्यू में, असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में, IMG खान सर का बोर्ड था यूपीएससी के अंदर, और एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि शेक्सपियर के प्ले ओथेलो का विलेन का नाम बताइए। मेरा इंग्लिश लिटरेचर है ग्रेजुएशन के में,
तो शेक्सपियर, इसी उद्देश्य से मुझे पूछा गया कि शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो, जिसके ऊपर आपको पता हो तो ये एक मूवी बनी है आपका अजय देवगन, और जिसमें लंगड़ा त्यागी, मेरे ये तो ध्यान में था कि ये सैफ अली खान उसके अंदर विलेन है, लेकिन मूवी का तो ध्यान में आई, लेकिन उसके वो ध्यान में नहीं आया कि उसका विलेन का क्या नाम है। तो यह है फैक्चुअल क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं इसको। 2014 के अंदर रजनी राजदान मैडम ने मुझसे पूछा कि राजस्थान प्रेजेंट के अंदर कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एग्जैक्ट मैं उनको फिगर नहीं बता पाया, तो यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं कि ओपिनियन क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, जिनमें आपकी ओपिनियन पूछी जाती है साफ साफ। 2013 का इंटरव्यू पीके मिश्रा सर का, उन्होंने मुझसे पूछा कि महिला आरक्षण विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है, क्या राय है आपकी। मैंने साफ साफ कहा कि सर दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ पूछा कि सब पार्टियां भी यही कहती हैं दिया जाना चाहिए, तो फिर विवाद किस बात को लेकर है। मैंने उन्हें कहा कि सर आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर विवाद है। तो आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि बहुत ही विवादास्पद क्वेश्चन आजकल तो फिर भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आज से 10 साल पहले जब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी किया करते थे तो कहते थे कि राजस्थान बीमारू स्टेट है या नहीं है। अभी भी रिलेवेंट है ये चीज़। तो राजस्थान बीमारू स्टेट है या नहीं है, आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है। आप सीधे सीधे आउटराइटली इसको मना कर सकते हैं कि यह एक नेगेटिव जो कोनोटेशन है और यह बीमारू हम इसको नहीं कह सकते, और इसके लिए आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स उसमें देने होंगी कि सर बीमारू का जो कॉन्सेप्ट है वह 1980s के अंदर फलां अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था और यह स्टेट्स के अंदर लिए गए थे। उसके बाद राजस्थान ने ऐसे ऐसे प्रोग्रेस की है। और देखिए आज पिछड़े जिलों को पिछड़ा नहीं कहा जा रहा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा जा रहा है, आकांक्षी जिले कहा जा रहा है। हम विकलांग को विकलांग नहीं दिव्यांग कहते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का नकारात्मक अंकन तो नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए बीमारू तो शब्द ही अपने आप में नकारात्मक है, इसलिए हम बीमारू तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। देखिए एक जैसे ओपिनियन पूछा गया कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते, आप सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, तो क्यों ना आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, यह पूछा जा सकता है। ओपिनियन के तौर के ऊपर कई लोगों से इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अब इस सवाल के जवाब के अंदर आप लोग क्या जवाब देंगे, जरा सोचिएगा इसके ऊपर। दिया उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके लिए बाध्यता हो या नहीं हो, यह ओपिनियन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अगर आप एसडीएम हैं, आप डीएम हैं, आप सीएम हैं, आप पीएम हैं, आप फला एमएलए एमपी हैं, तो आप जिस भी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में कार्यरत हैं और आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, क्या आपका डिसीजन होगा। इस प्रकार के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 2014 के अंदर रजनी राजदान मैडम के बोर्ड में एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में, किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में अगर डीएम हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, आप किस प्रकार से काम करेंगे और आप क्या काम करेंगे। तो एक बिल्कुल अचानक से आपके ध्यान में नहीं आता है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन सोचने का एक दायरा ये हो सकता है कि हमने ये पढ़ा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर किस प्रकार की विकास की संभावनाएं हैं और किस प्रकार की चुनौतियां वहां पर विद्यमान हैं। तो उन चुनौतियों और उन विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर दे सकते हैं। वहां पर अलगाववाद की समस्या है, वहां पर रोजगार की समस्या है, वहां पर भौतिक अवसंरचना से संबंधित समस्याएं हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को वहाँ पर संभावनाएं, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संभावनाएं हैं, वहाँ हर्बल जो हमारी चीज़ें हैं उनकी संभावनाएं हैं, और वहाँ पर कई प्रकार के जो औषधीय प्रोडक्ट हैं उनकी संभावनाएं हैं, गेम्स स्पोर्ट्स की वहाँ पर कई प्रकार की संभावनाएं हैं। तो इन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो विकास की जो संभावनाएं हैं और जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम जवाब दे सकते हैं। फिर मैं अगर याद करूँ तो 2011 में जैसे कि मुझसे पूछा गया कि मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं और एसडीएम बनने के बाद तुरंत आपकी लगते ही आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही कहना है कि हम जिस भी क्षेत्र के अंदर लगूंगा वहाँ पर मैं जाते ही सबसे पहले यह मूल्यांकन करूँगा, यह आकलन करूँगा कि यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि सर हो सकता है कि जहाँ पर मैं लगूँ वहाँ की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हों, तो फिर वो आपको कह सकते हैं कि आप फलां ज़िले के अंदर लगेंगे, या कह सकते हैं कि वो फलां आप वहाँ पर लग जाते हैं।
तो फिर आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी। तो उस वक्त आपको बहुत ही यूनिक आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स आंसर ढूंढने लग जाएं और उसके चक्कर में फिर आपका सारा गुड़ गोबर हो जाए, तो इस प्रकार की अपेक्षा ना पालें। आप बहुत ही एक जनरल सा और अपने समझ के अनुसार तसल्ली से और कॉन्फिडेंस से आप आंसर दे दें। और जो खास जो चीज़ें हैं, एक एसडीएम बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं, वो यही हो सकती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, अपने ब्लॉक के अंदर लोगों को मोटिवेट करना है कि किस प्रकार से एजुकेशन की, हेल्थ की जो खास समस्याएं हैं उनको मैं दूर कर सकूं। तो जो मुख्य बातें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, श्रम है, कौशल है, समाज कल्याण है, तो इन जो खास समस्याओं को आप नोट डाउन कर लीजिए और उनको प्राथमिकता के अंदर जमा लीजिए। आप अपनी प्राथमिकता के अंदर जमा लीजिए कि किस किस प्रकार से प्राथमिकता के अंदर हम उनका जवाब दे सकते हैं। दैट्स ऑल। इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई इस प्रकार का आंसर खोज के ले आऊँ कि बस वो आंसर देते ही बोर्ड इतना इंप्रेस हो जाए कि वो मुझे बहुत अच्छे नंबर दे दे। इस प्रकार से आप ना सोचें। दिन के अंदर एक बोर्ड को 16 लोगों का इंटरव्यू लेना होता है, ठीक है, तो वो भी इस प्रकार से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आंसर दे देंगे। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि हमें हमारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से लेना है, और प्रश्नों को लेने के बाद हमारे जो आंसर्स हैं उनकी रेंज क्या होनी चाहिए। हमारे जो आंसर्स हैं उनके अंदर हमें क्या क्या अप्रोच अपनानी है, जो मुख्य बातें ऐसी कौन सी हैं जो हमें हमारे उत्तरों के अंदर, हमारे आंसर्स देते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, हमें हमेशा से जो है वो पॉजिटिव रहना है आंसर्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि पॉजिटिव कैसे रहना है और पॉजिटिव के क्या क्या प्रश्न हो तो हमें किस प्रकार से हम पॉजिटिव रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रशासन के अंदर जो निराशाजनक लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, उनको पसंद नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के अंदर कितनी सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक और उत्साही व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। इसलिए आप किसी प्रकार का नकारात्मक उत्तर देते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 कोरोना, तो कोरोना के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो नेगेटिव आंसर तो ये है कि सर ऐसा लगता है कि पूरी मानवता ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ा संकट है, आप बहुत दुखी हो गए बिल्कुल एकदम बात करते समय कि सर बहुत ही बड़ा संकट है, जनसंख्या के लगभग पूरे हिस्से को ही यह कवर करेगा, लगभग सभी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, आज लोग दर दर भटक रहे हैं, रोजगार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस प्रकार के निराशाजनक और नकारात्मक आंसर हैं। एक दूसरा पॉजिटिव आंसर जो रियलिटी को रखते हुए है कि सर आज बहुत बड़ी समस्या है कोरोना की, लेकिन उम्मीद है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सभी नेशंस जो हैं R&D के अंदर लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी वैक्सीन खोज ली जाएगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी समानांतर रूप से सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने हमारी निर्माण गतिविधियां, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चालू कर दिया है। जो बहुत अधिक जोखिम वाली स्थितियां हैं उन्हें ही आज बंद की स्थिति में रखा गया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही हम इस स्थिति के ऊपर काबू पा लेंगे और इसी उम्मीद के ऊपर ही एक इंसानियत जिंदा है और उम्मीद के ऊपर ही हम आगे बढ़ करके काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव आंसर दीजिए, इस प्रकार से आप उत्साह से आंसर दीजिए। एक जैसे ये है कि जैसे करप्शन है, करप्शन के अंदर आपको करप्शन पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा करप्शन है, सब करप्ट हैं, या इस प्रकार से नेगेटिव आंसर मत दीजिए। आप कहिए कि सर करप्शन है, लेकिन सिस्टम के अंदर ईमानदार लोग भी बहुत हैं और ये जो पूरा सिस्टम है ईमानदार लोगों के दम पर ही चल रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ के अंदर। जैसे कि सामाजिक विषय हैं, सामाजिक विषय हैं आपके कन्या भ्रूण हत्या है, राजनीति का अपराधीकरण है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इस प्रकार के जो आपका जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि को आप कहिए कि सर जनसंख्या वृद्धि है, ये हमारी कमी है, लेकिन इस कमी को हम अवसर में बदल सकते हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा जनसंख्या की लाभांश में अगर ये जनसंख्या बदल जाती है तो हमें विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से अपने आंसर्स के अंदर क्या लाइए, पॉजिटिविटी लाइए। अब देखिए, अभी मृत्यु भोज को बंद कर दिया गया है, तो सामाजिक बुराइयों का जो तार्किक परिणति है वो समाप्त होना ही है।
दहेज प्रथा अपने बोलिए कि सर हाँ सर दहेज प्रथा है और यह बुरी चीज़ है, लेकिन अंतिम रूप से इसको समाप्ति होना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। लोग अपने शादी में बिल्कुल भी ना दहेज ले रहे हैं ना दहेज दे रहे हैं, ऐसे उदाहरण भी सर हमारे सामने आ रहे हैं, इसलिए उनसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि युवा पीढ़ी इसको समझेगी और इसको खत्म करेगी। तो इस प्रकार से आप जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके अंदर पॉजिटिव जो अपना एटीट्यूड रखिए। एक दूसरी बात यह है कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जैसे भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के संबंध में चाहे विवाद की स्थिति है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन कभी भी नेगेटिव मत बोलिए। जैसे चीन के विषय में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने गलत डिसीजन लिया, कभी मत बोलिए। नेपाल के विषय के अंदर कि भारत ने कोई गलत डिसीजन लिया है या भारत की सूझबूझ से या भारत ने आगे की सोच करके कोई निर्णय नहीं लिया, इस वजह से नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध अच्छे नहीं रहे, नेपाल के ऊपर चीन का प्रभाव अधिक हो गया, इस प्रकार के आंसर आपको बिल्कुल नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने हैं। म्यांमार के जो विषय था उसको इंडिया ने अच्छे से डील नहीं किया। आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपका जो इश्यू है उसके विषय में आप ये कह सकते हैं, मतलब आपका अगर नेगेटिव जो एटीट्यूड है अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भारत विश्वास में नहीं ले सका। ये सारे के सारे जो क्रिटिकल एनालिसिस न्यूज़पेपर के अंदर आता रहता है। आप जानते हैं ना, न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उन आर्टिकल्स के अंदर लोग लिखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, भारत ने यहाँ डील सही से नहीं किया, यहाँ सही अनुमान नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें तो उन आर्टिकल्स के अंदर जो राइटर है उसका दृष्टिकोण है। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका दृष्टिकोण किसी भी स्थिति के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वह है कि हमें हमारे आंसर्स के अंदर प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल रहना है। हमें बहुत ज़्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है। आदर्शवादी लोग अधिक पसंद नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदर्श धरातल के ऊपर नहीं चलता है, धरातल के ऊपर व्यवहारिक बातें चलती हैं। आप अच्छी बात कहिए, नैतिक बात कहिए, सत्य कहिए, लेकिन साथ ही व्यवहारिक भी बनिए। व्यवहारिक होना बहुत अधिक ज़रूरी है। कैसे? हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप कहते हैं, आपको पूछा जाता है कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं। आप लोगों ने खूब सोचा होगा इसके बारे में, लेकिन ना चाहते हुए भी जब आपसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने मॉक इंटरव्यू देते समय यह सवाल पूछा जाता है तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से आदर्श ही आदर्श की बातें निकल जाती हैं। जैसे सेवा 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 सेवा, बस। अरे भाई, मान ली बात, सेवा है आपका उद्देश्य, मान ली, लेकिन केवल सेवा के लिए तो आप आरएस में नहीं जा रहे हैं ना, यह भी हकीकत है। तो आप इसको आदर्श और व्यवहार को मिला करके प्रश्न बना सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रतिष्ठा है, काम करने का अवसर है, सेवा है, कैरियर है। भाई, प्रतिष्ठा है, अवसर है, सेवा है, कैरियर है, सत्ता है, और वो सत्ता कैसी है? लोगों का भला करने वाली सत्ता है। ऐसी सत्ता है वो जहां आपको लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, और वो सत्ता मुझे चाहिए। दैट्स ऑल। तो इन 4-5 वर्ड्स को, केवल सेवा को सम्मिलित ना करें, प्रतिष्ठा को भी करें, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी करें, अवसर को भी करें, कैरियर को भी करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी रेंज को इस प्रकार से बनाएं कि वह व्यवहारिक भी हो और आदर्श भी हो। केवल आदर्श को लेकर के नहीं चलना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि साहब बाल विवाह। अब बाल विवाह के अंदर कई अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि सर समझाएंगे परिवार को, बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार की चीज़ें डालेंगे कि उन्हें शुरू से ही बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक किया जा सके। जो लोग बाल विवाह करते हैं उनकी समझाइश करेंगे। मान ली बात है, यह आदर्श की बातें हैं, यह भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही क्या आप CMPA 2006 का यूज़ नहीं करेंगे? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, उसका यूज भी आप करेंगे। उसके तहत आप नोटिस भी देंगे। उसके तहत अगर ज़रूरत पड़ी तो जो अपराध कारित करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार भी करेंगे, ताकि समाज के अंदर इस प्रकार का संदेश जा सके कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार का काम भी आप करेंगे। एज ए SDM आप क्या हैं? CMPO हैं, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं। तो आप अपनी ड्यूटी के कर्तव्य, आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो व्यक्ति बाल विवाह करता है उसको दंड भी देंगे और उस कानून के तहत उसको सजा दिलवाएंगे। यह भी आप करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है? प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है।
फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि साहब पानी की समस्या। राजस्थान के अंदर पानी की समस्या है ही, निश्चित रूप से हर जगह है। आपसे पूछा जा सकता है, या आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताते समय एक समस्या पानी की समस्या बता सकते हैं, हमेशा से मौजूद रहती है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइडल नहीं होना है कि साहब नदी जोड़ो परियोजना ले आने के ऊपर हमारी पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी, यमुना का पानी हम यहाँ ले आएंगे तो हमारी पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के जो हैं वो उपाय हैं। हमें कहना चाहिए कि सर हम देखिए, एक लाइन है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव के, घर का पानी घर में। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि बरसात के पानी को पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस प्रकार से परंपरागत जल पद्धतियों द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। तो आप अपने प्रश्न के अंदर इस प्रकार की प्रैक्टिकल अप्रोच को अगर शामिल करेंगे तो लगेगा कि आप ऐसे कामों को बता रहे हैं जो किए भी जा सकते हैं, जो तात्कालिक रूप से किए जा सकते हैं। ठीक है, एक लाइन है कि डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर मत भागिए। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन के साफ साफ लिखता है, आरपीएससी का इंटरव्यू पैनल भी यही चाहता है। आप क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन रखें, साफ साफ बताएं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी जो अपन कह रहे थे ना कि प्रैक्टिकल और आइडियल वाली बात, इसके अंदर एक प्रश्न है जैसे कि एक जो मॉक इंटरव्यू देने वाले, एसआई के मॉक इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट से हमने पूछा कि आप एक्सीडेंट को किस प्रकार से रोकेंगे, जो एक्सीडेंट से हमारी जो सामाजिक हानि होती है, जो आर्थिक हानि होती है और जिस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, तो ज़रूरत है इसको मिनिमाइज़ किया जाए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब हम जागरूक करेंगे, वही बात। फिर क्या करेंगे हम, वो फिर बच्चों के उनके जो अध्याय हैं उनके अंदर उसको विषय को शामिल करेंगे। तो वही जागरूकता के आसपास घूम रहे हैं। वो रोड सेफ्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, रोड इंजीनियरिंग का नाम नहीं ले रहे हैं, जो हमारा व्हीकल्स एक्ट है उसका नाम वो नहीं ले रहे हैं। तो कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको हमें हमारे उत्तरों के अंदर शामिल करना ही चाहिए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आपका जो आंसर हो वो बहुत छोटा नहीं हो। देखिए, बहुत छोटा आंसर जो है वो सामने वाले को बड़ा इरिटेट सा कर देता है और उसको दूसरा फर्दर क्वेश्चन पूछने में भी बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू पैनल जो है वो दिन के अंदर 16 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेगा। तो 14 या 16 अभ्यर्थियों के पूरे साक्षात्कार लेने वाला इंटरव्यू पैनल ऐसा तो संभव है नहीं कि वो आपके इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं वो लिख करके आ जाए। एक मेंबर अगर आपको 5 क्वेश्चन पूछता है तो वो 80 क्वेश्चन लिख करके लेके आ जाए और पता चला वो फिर दूसरे दिन फिर 80 क्वेश्चन लिख करके लाए, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। होता क्या है कि इंटरव्यू जो बोर्ड है वो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हैं और आपके उत्तर से ही वो निकाल करके कुछ आगे से आगे आपको पूछ रहा है, या फिर आपके जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसमें आपकी निजी जानकारियाँ जो आपने भरी हैं उसमें से वो पूछ रहा है, करंट अफेयर्स के विषय के अंदर जो आपसे वो चीज़ें हैं वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से ही मिला करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कोई तैयार करके नहीं आता है। कुछ मेंबर्स हो सकता है कुछ लिख करके कुछ ऐसा कोई लिख करके लेके आ जाएं कि उसके संबंध में वो पूछ पाएँ। तो आपको बहुत ही छोटा आंसर, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत छोटा आंसर ना दें, थोड़ा लंबा आंसर दें। तो और दूसरी बात यह है कि अगर पॉसिबल हो, देखिए यह बात हर कोई कहता है, आपको ये बार बार कहा जाएगा कि अपने आंसर के अंदर एक ऐसा संकेत छोड़ें कि उस संकेत से आप अपने इंटरव्यू को अपने पक्ष में मोड़ लें। यह कहना बहुत आसान है, यह बहुत आसान है कहना कि आप इस प्रकार का कोई संकेत छोड़ दें, कोई सुर्रा छोड़ दें कि फिर आपको उसी क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे जाएं। तो यह मुझे अब तक तो ऐसा कोई लगा नहीं है। हाँ, आप ऐसा संकेत छोड़ देते तो एक आध क्वेश्चन फिर उस जनरल इंटरेस्ट से आपके उस क्षेत्र से संबंधित पूछे जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई कह दिया तो पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो आपका उस साइड ही चला गया। लेकिन कोशिश कीजिए, और ये कोशिश हो कैसे सकती है, उसके लिए आप एक काम कीजिए, अपने इंटरव्यू को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। कैसे? जैसे कि आपको अभी कोरोना के विषय के अंदर कोई भी सवाल सूझ रहा है, आप उसको सोचिए, फिर खुद ही उसका आंसर दीजिए। फिर आप सोचिए कि अगर मैं ये आंसर दूंगा तो इंटरव्यू बोर्ड इसमें से क्या निकाल सकता है, या मुझसे क्या पूछ सकता है, या ऐसी कौन सी बात मैं अपने आंसर में रख सकता हूं कि वहां से कुछ ऐसा सवाल उठे जो मेरे क्षेत्र से संबंधित हो। तो इस प्रकार से आप जब सोचेंगे तो जैसे
भारत चीन के विषय में कोई कैंडिडेट जो है वो ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के विषय के अंदर वो सिद्धस्त हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी समझ बहुत अच्छी है, तो वो ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों के अंदर मुझसे अधिक से अधिक सवाल किए जाएं। तो जैसे ही कोरोना के विषय में पूछा जाता है तो वह चीन और अमेरिका और चीन और भारत, तो इस प्रकार के विषय वो ला सकता है। तो ये कोशिश कर सकता है कि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो। तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप ये मान के ना चलें कि मैं अपने आप को जो इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ लूंगा। नहीं, आप ऐसे सोचेंगे ना तो आप बिल्कुल तनाव में आ जाएंगे कि मुझे ऐसा कुछ ना कुछ सुर्रा छोड़ना है। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आप क्या उत्तर देंगे, आप तो क्यों अभी से इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे ऐसा कोई संकेत छोड़ देना है कि जो इंटरव्यू है, आगे आने वाला इंटरव्यू है, वो मेरी तरफ ही मुड़ जाएगा। ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वहीं पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ठीक है तो आप कर पाएंगे। बस आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए कि ऐसा भी हो सकता है बस। लेकिन इसके लिए यूं आग्रही मत बनिए कि ऐसा करना ही है मुझे, नहीं। एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। किसी प्रकार की डिबेट में आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई डिबेट नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आप विनम्रतापूर्वक मान लीजिए कि सर आप जो कह रहे हैं संभवतः वह सही हो सकता है, मेरी समझ के अनुसार यह है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कुछ 2-4 क्वेश्चन के साथ कि क्या है जो किन चीज़ों के अंदर हमें जो डिबेट, किस प्रकार की चीज़ों में हमें डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। कोरोना चीन की चाल है, वो ये कह देते हैं। अभी तक ऐसा कोई साबित नहीं हो पाया है कि कोरोना चीन ने जानबूझ करके पैदा किया था। तो आप सीधे सीधे इसको मान रहे हैं तो आप लॉजिकल नहीं हैं। आप जिस प्रकार से मीडिया के अंदर या अपनी सामान्य चर्चाओं के अंदर ये जो बातें निकल रही हैं उसको मान रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इस बारे के अंदर। वो कह रहे हैं कि चीन की चाल है, आप सीधे सीधे ना माने। एक जन साधारण के अंदर जो आम प्रचलित धारणा है, मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, उसी के अंदर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। सर, भारत को खुलकर इजराइल का समर्थन करना चाहिए। भारत को फिलिस्तीन को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, अरब कंट्रीज को कोई महत्व देना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के हित इजराइल के साथ सुरक्षित है। यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई प्रश्न पूछते समय कोई मेंबर आपसे कह सकता है। आप बिल्कुल डिबेट में ना पड़ें। आप सबसे पहले यही कहें कि भारत को संतुलन बिठाते हुए काम करना चाहिए। भारत को अपनी विदेश नीति के अंदर अरब देशों को भी महत्व देना चाहिए और इजराइल को भी महत्व देना चाहिए। लेकिन फिर से वो आपसे कह सकते हैं कि नहीं, इजराइल को ही महत्व देना चाहिए, तो आप कोई डिबेट में ना पड़ें। नहीं, आप कहिए कि सर आप सही हो सकते हैं, मेरी समझ के अनुसार सर ये है, ऐसे 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 है। बस मुस्कुरा कर कह दीजिए, कहाँ दिक्कत है। राजस्थान आज भी एक बीमारू स्टेट है। वो फिर भी आपसे कहते हैं, आप नहीं मानते हैं कि साहब बीमारू स्टेट नहीं है, फिर भी वो कहते हैं, फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो आप फिर भी बहस में मत पड़िए। आप बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन आपको बहस नहीं करनी है कि सर हो सकता है आप सही हो, लेकिन सर अब 2 कारण हैं कि मैंने ऐसा समझा है, पढ़ा है, और एक सर मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, तो एक भावनात्मक लगाव भी मेरा राजस्थान राज्य से है, तो फिर इसलिए भी मैं बीमारू स्टेट नहीं मानना चाहूँगा। तो इस प्रकार से बोल दीजिए, कहाँ दिक्कत है, डिबेट में क्यों पड़े हम। एक प्रश्न आता है इतिहास के अंदर कि अंग्रेज भारत ना आते तो भारत ना रहता। आप मान सकते हैं कि बिल्कुल रहता सर, आप कह सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव, जैसे आप ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो गई कि अगर अंग्रेज भारत ना आते तो भारत नहीं बनता। ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखिए, आप कहिए कि सर भारत निश्चित रूप से भारत बनता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं बनता। अंग्रेजों ने इसका एकीकरण किया, रेल बनाई, डाक बनाई, तार बनाई, प्रशासनिक व्यवस्था लाई, न्यायिक व्यवस्था लाई, ये सारी चीज़ें लाई, इसीलिए आज भारत जो है वो आधुनिक भारत के रूप में बन पाया है। आप फिर भी इस बात को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन विनम्रतापूर्वक फिर भी वो कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कहें कि निश्चित रूप से सर आपकी समझ मुझसे ज़्यादा है, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं, तो लेकिन सर मेरी छोटी और जो सीमित समझ है उसके आधार पर सर मैं इतना जान पाया हूँ, बस दैट्स ऑल। तो डिबेट नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। तो इस प्रकार की चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अधिक जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की कोशिश ना करें, साधारण रूप से बोलें, साधारण रूप से समझ रखें और साधारण रूप से उत्तर दें। बस यूनिक उत्तर देने के चक्कर में फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की कोशिश कभी भी ना करें। अब मैं अपने इस जो पूरा वीडियो है अपना, इसमें जो अपने बात की है, जो प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में, यूपीएससी की आरपीएच के संबंध में, उसको कंक्लूड कर रहा हूं। और कंक्लूड करने के बाद मेरी आपसे एक ही बात है कि लास्ट में कि आपके आइडियाज़ और आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है।
आपकी थॉट प्रोसेस का बहुत फर्क पड़ता है, आपके आइडियाज का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, ओवरऑल द वे यू ट्राई टू पुट योर वर्ड्स, दैट्स क्रिटिकल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंदर घुसना, बाहर निकलना, बैठना, उठना, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना है। जितना आप कर पा रहे हैं, जितना आपसे हो रहा है, दैट्स ऑल। आप बहुत ज्ञानी हैं, अच्छी समझ रखते हैं, आपको पता है कैसे अंदर घुसना है, कैसे बाहर आना है। इन पर बहुत अधिक जोर ना दें। आपकी जो ड्रेस है वो ठीक है। मैं जब इंटरव्यू देने जा रहा था 2011 के अंदर एक बार RS का, उसके अंदर मेरे पास जूते थे वुडलैंड के, ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं था कि कोई बुरे, कोई बड़े बड़े वो जूते हों, ठीक ठाक थे। मेरे सज्जन मित्रों ने ये कहा कि भाई वुडलैंड के और वो भी खाकी कलर के जूते ना पहनो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार पहन लेने दो, कौन नए जूते, इतने रुपए के नए जूते लेकर के आएगा। अभी अभी मैंने लिए थे, अब इंटरव्यू के लिए नए जूते काहे को लाए। मैं पहन गया, अच्छे नंबर भी आ गए। मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। टाई पहन के जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मन करता है पहनिए, ना मन करता है मत पहनिए। बस ड्रेस जो है वो थोड़ी सी डिसेंट लगे आप उसके अंदर, और आपको पता है क्या पहनना है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप फालतू इसके अंदर रिसर्च करते रहेंगे कि यार वाइट पहनना है कि स्काई ब्लू पहनना है, या जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहननी है कि सूट पहनना है। इसके ऊपर 4-4 दिन तक डिस्कशन चल रहा है साहब, चैटिंग चल रही है व्हाट्सएप पर, और जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर धड़ाधड़ डिबेट चल रही है। अरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। आपकी थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज़, आपकी डेप्थ, इनका फ़र्क पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलकना चाहिए, ठीक है। आपकी खुद की बात है, आपके डिपार्टमेंट की, अगर जॉब में रहते हैं, आप टीचर हैं तो टीचर हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया है अब तक। तो जब आप अपना अचीवमेंट बता रहे हैं ना, तो आपके चेहरे पर चमक होनी चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, सत्यता झलकनी चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेशन झलकना चाहिए आपके अंदर। द वे इन विच यू पुट योर वर्ड्स बिफोर द बोर्ड, दैट्स क्रिटिकल। तो आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपकी क्लैरिटी, आपके कंसेप्ट्स, उनका फ़र्क पड़ता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को सही दिशा के अंदर रखिए और सही टेम्परामेंट के साथ तैयारी कीजिए। एक ख़ास बात मैं आपसे अंतिम रूप से कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो आपका फिजिकली और मेंटली फिट होने से बहुत ही संबंधित है। मेरा आपसे एक ईमानदार सलाह है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये खूब रहा है कि आप फिजिकली फिट रहिए। फिजिकली फिट रहने से आपका मतलब ये है कि आप सुबह वॉकिंग जरूर कीजिए। जरूर का मतलब जरूर ही कीजिए। आप प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए, चाहे इंटरव्यू 1 महीने बाद हो रहा है, चाहे 4 महीने बाद हो रहा है, आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए। अगर एक्सरसाइज कर पाते हैं, निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। अच्छा नाश्ता कीजिए, अच्छा शुद्ध खाना खाइए। कहने का मतलब यह है कि आप फिजिकली अगर फिट रहेंगे ना, तो आप मेंटली फिट रहेंगे। आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रहेगा आपका, आप अच्छे से सुन पाएंगे। आपको जब सामने इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर या जो चेयरमैन हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो उसको आराम से सुनना है। सबसे पहले सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न आता है तो भी सुनना है आराम से, नहीं आता है तो भी आराम से सुनना है। घबराना नहीं है, नहीं आता है तो चेहरे से ही नहीं जता देना है कि आप जो पूछ रहे हैं वो नहीं आना है। चेहरे से ये नहीं जता देना कि आप जो पूछ रहे हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल भी नहीं। यह पैसेंस, यह है जो संयमित रहने का काम है, ये कब होगा? जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे। तो सबसे पहले जो अभी चीज़ हो सकती है, कई दोस्तों को यह भी लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, यह भी बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। तो शुरू यहाँ से कीजिए ना, बड़ा इजी है। सुबह दलिया खाइए, दलिया खाने से शुरू कीजिए। कहने का मतलब हेल्दी खाइए, वॉकिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी का यह है बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। मान के चलिए इस बात को, आप 1-8 महीने फिजिकली मेंटली फिट हो जाएंगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका ठीक हो जाएगा, आप अपने आप अच्छे आंसर दे देंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बहुत ही सही दिशा के अंदर रखिए, पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।